नमस्कार इंडिया, स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज की एक ऐसी वीडियो के अंदर जिस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि डीएसएसबी की जो प्रिपरेशन है मैंने कैसे 2 मंथ्स के अंदर इसको किया था और 2 मंथ्स की प्रिपरेशन के बाद मेरा फाइनली DSSB के अंदर सिलेक्शन हुआ था। और कोई भी एस्पिरेंट जो DSSB के लिए प्रिपेयर कर रहा है 2 महीने के अंदर ज़रूर वो अपनी सीरियस प्रिपरेशन करके सिलेक्शन ले सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बारे में मैं आज और डिटेल में बताऊंगा और मेरे क्या एक्सपीरियंस रहा और मेरी क्या स्ट्रैटेजीज़ रही, मैंने क्या क्या चीज़ें फॉलो करी, कौन कौन सी बुक्स मैंने इस्तेमाल की, उन सभी के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। मैं ऑलरेडी अपनी जर्नी के बारे में बता चुका हूं आपको एक वीडियो के अंदर, तो उस जर्नी वीडियो के बाद ये सेकंड पार्ट है जिसमें मैं वो चीज़ें बताऊंगा जो मैंने अभी तक DSSB सिलेक्शन के टाइम जो प्रिपरेशन के समय मैंने चीज़ें देखी या जो चीज़ें मैंने फॉलो की वो अभी तक शेयर नहीं करी हैं। इस वीडियो में पूरी तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा। आई होप ये वीडियो आपकी जर्नी में भी आपको पूरी तरीके से हेल्प करेगी और आपके DSSB सिलेक्शन को भी और बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करने में हेल्प करेगी। देखो, सबसे पहली बात कि मैंने 2 महीने की प्रिपरेशन से DSSB के अंदर सिलेक्शन लिया था और अगर मैंने सिलेक्शन लिया था तो कोई भी सिलेक्शन ले सकता है DSSB में 2 महीने की तैयारी से। बस डरना मत बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आपके पास बेशक से समय कम हो लेकिन आपकी सीरियसनेस उतनी होनी चाहिए कि आपके 6 महीने भी जो आपको सीरियसनेस नहीं दे पाए वो सिर्फ 2 महीने दे दें। तो प्लीज़ डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अच्छे से इस चीज़ को हैंडल करना। देखो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, हमें उतना ही समय चाहिए होता है जितना टाइम हमारे पास अवेलेबल होता है। तो इस बात का नहीं रोना कभी भी कि हमारे पास तो इतना टाइम है ही नहीं, हम तो सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। अभी हमारे पास और ऑप्शन क्या होगा? अगर मान लीजिए आफ्टर 2 मंथ्स आपका एग्ज़ाम अनाउंस हो जाता है तो आपके पास ऑप्शन है क्या 6 महीने का? नहीं ऑप्शन है ना। तो आप मिनिमम टाइम लेकर के चलिए कि मिनिमम टाइम में, यानी दैट मीन्स 2 महीने या मैक्सिमम 2.5 महीने के अंदर आपको वो प्रिपरेशन करनी है जो सिलेक्शन तक पहुंचा दे। अगर 6 महीने मिलते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो कई बच्चे बोलेंगे 2 महीने में तैयारी नहीं हो सकती, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है जिसमें 2 महीने में मैंने सिलेक्शन लिया है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैंने पढ़ाया है और बहुत सारे ऐसे बच्चे आपको भी मिले होंगे जिन्होंने अपनी जर्नी बताई होगी DSSB, जिन्होंने 2-3 महीने की सीरियस प्रिपरेशन के साथ अपना सिलेक्शन निकाला है। तो ये पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है, ये मैं पूरी तरीके से जिम्मेदारी के साथ बात कह सकता हूँ। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो असली युद्ध होता है ना, वो रणभूमि में नहीं लड़ा जाता बल्कि उचित मानसिक मनोवृत्ति से लड़ा जाता है, यानी एग्जैक्ट मेंटल पीस या मेंटल स्टेट से लड़ा जाता है। तो जैसे जो महाभारत भी हुई थी ना, तो वो पहले यहाँ खेली गई थी, तब जा कर के वो युद्ध भूमि के अंदर खेली गई है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो, प्रिपरेशन के टाइम ही असली युद्ध जीत लिया जाता है। एग्ज़ाम में तो सिर्फ आप वो प्रोडक्ट देते हो जो आपने प्रिपरेशन के टाइम पर सीखा है। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि मुझे सिर्फ 2 महीने का ही समय मिला था अपने DSSB की प्रिपरेशन के लिए। अब 2 महीने का समय क्यों मिला था? क्योंकि उससे पहले मैं ना KVS के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बिज़ी था। KVS का एग्ज़ाम था मेरा, तो KVS का एग्ज़ाम देने के बाद DSSB का एग्ज़ाम था और उस बीच में मेरे को 2 महीने का समय ही मिला था जिसमें मैंने सीरियस प्रिपरेशन करी DSSB के लिए। तो इसलिए अगर मेरे पास ज़्यादा समय होता तो मैं और भी बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर पाता। लेकिन 2 महीने में भी फाइनली मैंने जब सिलेक्शन लिया तो मुझे वो 2 महीने की प्रिपरेशन के अंदर जो जो चीज़ें मैंने की वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से आज भी याद है और मैं पूरी वीडियो में आपको शेयर करने की कोशिश करूँगा जिससे कि आप भी उस चीज़ का बेनिफिट उठा सकें और कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें हेल्प करें, तो फॉर श्योर आपके सिलेक्शन भी इंश्योर हो पाएगा। मैं सबसे पहले यही बताना चाहूँगा कि उस 2 महीने के पीरियड में मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी, क्योंकि देखो मेरा मानना ये है कि आपके पास अगर वो सिलेक्शन अच्छा होता है ना, मतलब आपके पास कंटेंट का सिलेक्शन अच्छा है या आप जिन टीचर्स के कनेक्शन में रहते हैं वो सिलेक्शन आपका अच्छा है या जिस भी प्रैक्टिस को आप कर रहे हैं वो सिलेक्शन अच्छा है ना, तो आपको फॉर श्योर 2 महीने भी 8 महीने के बराबर रिजल्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताऊं तो मैथ्स के बारे में मैं बोलूं कि मैंने मैथ्स में क्या पढ़ा था। तो मैंने मैथ्स में ना एक RS अग्रवाल की कॉम्पिटिटिव लेवल की ना मैथ्स की बुक आती थी। अब उस मैथ्स की बुक्स में काफ़ी इनफ होता था, मतलब वो ये समझ लीजिए UPSC का जो CSET का एग्ज़ाम होता है ना जिसमें मैथ्स वगैरह भी आती है, तो वो एग्ज़ाम को भी क्रैक करा सकती थी। इस लेवल का मैथ्स उसके अंदर आराम से देखने को मिल जाता था। तो अगर आप लोग भी चाहें तो उस बुक से पढ़ सकते हैं। मैंने वही पढ़ी थी और मुझे उससे काफ़ी बेनिफिट मिला था। और अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए ना मैंने अरिहंत की बुक ली थी। अरिहंत की 2 तरीके की बुक आती है, एक काफ़ी मोटी बुक आती है और एक काफ़ी पतली बुक आती है। पतली बुक से भी काम चल जाता है,
आपको मोटी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। मोटी बुक और पतली बुक में देखो ये फ़र्क होता है कि आप मोटी बुक के अंदर है ना टाइप भी देने लगे। जैसे कोई टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक है, तो कोडिंग डिकोडिंग के 7-8 टाइप, मतलब मैक्सिमम टाइप देने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा मोटी बुक हो जाती है। और पतली बुक में सारे टाइप को ना इंक्लूड करके एक ही चैप्टर के अंदर कवर किया जाता है, इसलिए उसकी थोड़ा साइज कम हो जाता है। ठीक है, बाकी दोनों में से कोई भी ले लो, वो पूरी तरीके से हेल्पफुल है, क्योंकि मैंने पूरी तरीके से अरिहंत से ही अपनी रीजनिंग को प्रिपेयर किया था, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को दिया जाता है टॉपिक वाइज, तो वो काफ़ी इनफ था मेरे लिए। आज के लिए RS अग्रवाल फॉलो की मैंने, और रीजनिंग के लिए मैंने अरिहंत की फॉलो की। लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज में हिंदी एंड इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश मेरी पहले से स्ट्रांग थी, बिकॉज मैंने इंग्लिश में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कूल टाइम से ही अचीव कर लिए थे, और मैंने 10th तक हिंदी पढ़ी हुई थी, तो 10th तक की हिंदी ही वैसे सारे एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव लेवल पर आती है। तो मुझे वो ग्रामर वाला जो सीन था ना, वो मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ था अपने स्कूल टाइम में, बहुत अच्छे से कवर किया हुआ था। मतलब मैं ग्रामर पे मेरी अच्छी खासी पकड़ थी, हिंदी में भी और इंग्लिश के अंदर भी। ठीक है, बस मैंने क्या किया था, हिंदी और इंग्लिश के अंदर ना PYQs ले आया था मैं। मतलब मार्केट के अंदर जाता था, मार्केट में कोई भी PYQ मुझे दिखाई देता ना, जिसमें हिंदी के ग्रामर के क्वेश्चंस या इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस अगर मुझे मिल जाते थे, तो मैं वो, चाहे वो किसी भी एग्जाम के होते थे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल की जो ग्रामर होती है वो किसी भी एग्जाम में आए वो सेम ही देखने को मिलती है, तो मैं बहुत सारे ना PYQ सॉल्व करता था। उससे मेरी ना स्पीड भी अच्छी से मेंटेन हो गई, और दूसरी चीज़ मेरे ना कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी हो गई, और रिवीजन भी हो गया मेरी सारी ग्रामर का। तो मैंने हिंदी और इंग्लिश के लिए तो सिंपली PYQs पर भी भरोसा करा, और वो DSSB के नहीं, किसी भी एग्ज़ाम के, तो उससे मेरे को काफ़ी हेल्प मिली। और यकीनन मुझे उस PYQ की प्रैक्टिस ने ही लैंग्वेज के दोनों पेपर्स को अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करी थी। और इसके अलावा GK GS और करंट अफेयर्स के लिए ना मैंने क्या किया था, देखो करंट अफेयर्स के लिए मैं ना उस टाइम पर एक प्रतियोगिता दर्पण आती थी, तो प्रतियोगिता दर्पण को मैं, जिसको UPSC वाले एस्पिरेंट भी फॉलो करते थे, तो प्रतियोगिता दर्पण में लिया करता था, मंथली मिल जाती थी। तो उसके अंदर है ना मैं मार्क करता रहा, हाईलाइटर से मार्क करता रहता था, तो उससे काफ़ी सारी करंट अफेयर्स अच्छे से मैं इन डिटेल मेरी प्रिपेयर हो गई थी। और मेरे को GS GK का, मेरे पास कोई ऐसी बुक मुझे मार्केट में मिली नहीं थी उस टाइम पर। मेरे एक फ्रेंड ने ना मुझे एक टीचर के नोट्स दिए थे, मतलब उसने कोचिंग वगैरह कहीं से ली थी, तो वहीं उन्होंने ना कुछ नोट्स प्रोवाइड कराए थे। मतलब GS के जितने भी सेक्शंस होते हैं उन सारे सेक्शंस के ना काफ़ी डिटेल में नोट्स थे, और स्टैटिक GK के भी नोट्स थे, तो वो मैंने उनसे लेकर के फोटो स्टेट करा के पढ़ना स्टार्ट करा था, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो गई थी मेरे लिए। मतलब मेरा GS GK का कंटेंट वहीं से बहुत अच्छे तरीके से कवर हो गया था। मतलब किसी बुक में मुझे उस लेवल का कंटेंट नहीं मिला, उन्होंने काफ़ी रिफाइंड मैनर में बनाया हुआ था, तो उसने भी काफ़ी मुझे हेल्प करी। अब मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं कि पार्ट 2 का जो सब्जेक्ट था, उस सब्जेक्ट के लिए मैंने पता क्या किया था, मैं एक टीचर के कनेक्शन में था जो ऑलरेडी ना DSSB में सिलेक्टेड थे, तो मैं उनसे हमेशा पार्ट 2 ही डिस्कस करता रहता था, क्योंकि मुझे पता था पार्ट 1 तो मैं अलग अलग टीचर से भी अगर कर लूँगा या अलग अलग स्ट्रैटेजी से भी कर लूँगा, लेकिन पार्ट 2 एक इम्पॉर्टेंट विषय है, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत है, क्वेश्चंस भी ज़्यादा आएंगे। तो मैं एक DSSB में सिलेक्टेड टीचर थे, उनसे हमेशा टच में रहता था, उनके बहुत सारे नोट्स थे, उनको मैं पढ़ा करता था। उन्होंने जिस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करी थी पार्ट 2 की, या जो भी बुक्स उनके पास अवेलेबल थी उनसे बुक्स ले लेता था मैं, उनके नोट्स भी ले लेता था, वो सारी चीज़ें मैं पूरी तरीके से उन पर ही डिपेंड हो गया था पार्ट 2 के लिए। वो जैसे जैसे बताते थे मैं वैसे ही वैसे फॉलो किया करता था, और मुझे उनकी सारी स्ट्रैटेजी, उनके सारी बुक्स और उनके सारे नोट्स ने बहुत अच्छे तरीके से हेल्प किया, और मेरे पार्ट 2 में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आए, जिस वजह से पार्ट 1 भी मेरा अच्छा प्रिपेयर हो गया और पार्ट 2 भी अच्छा प्रिपेयर हो गया। तो दोनों मिल करके मैंने अलग अलग बुक्स, अलग अलग नोट्स मिला करके अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट किया फाइनली। इसके अलावा मैं बात करूं तो मैंने देखो कोचिंग तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए ली नहीं कॉम्पिटिटिव लेवल पर। क्यों कोचिंग क्यों नहीं ली मैंने? क्योंकि उस टाइम पर कोचिंग का इतना ज़्यादा बोलबाला था भी नहीं, और कोचिंग में इतना ज़्यादा लोग भरोसा करते भी नहीं थे, क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा था ही नहीं, मतलब बहुत कम लेवल का कंपटीशन था। तो उस कम लेवल के कंपटीशन में इजीली लोग बाग अच्छे से अगर प्रिपेयर करें तो सिलेक्शन मिल जाता था। लेकिन अभी की जो डिमांड है वो अभी बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। अभी राइट नाउ अगर मैं बात करूं तो इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है कि कोचिंग लेना बच्चे की मजबूरी बन गया है, क्योंकि अभी हमें दौड़ना नहीं है, सबसे तेज़ दौड़ना है ना। पहले तो दौड़ भी लोगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन अब सबसे तेज़ दौड़ना है, क्योंकि चीज़ें वही है, लेकिन अब कंपटीशन लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आपको फुल ऑन के मार्क्स तक पहुंचने के बाद ही सिलेक्शन मिल पाता है कहीं। ठीक है, अब देखो मेरी इस फाइनल स्ट्रैटेजी यही है और मेरा फाइनल एक्सपीरियंस यही है आप लोगों के लिए कि आप क्या कर सकते हो जिससे कि आपका सिलेक्शन और बेहतर तरीके से हो जाए। मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। होपफुली ये शायद सारी चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी। पहली चीज़
कि 2 महीने का मतलब ये नहीं है कि 2 महीने नॉर्मल 2 महीने, 2 महीने में इतनी सीरियस प्रिपरेशन करनी है कि वो आपके 6 महीने की प्रिपरेशन पर भारी होने चाहिए। यानी 6 महीने की प्रिपरेशन करने की बजाय 2 महीने सीरियस प्रिपरेशन, मतलब सीरियस मतलब ये कि जब समय मिले। देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको ये टाइम टेबल बनाना चाहिए, वो टाइम टेबल बनाना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसा सच कोई टाइम टेबल नहीं बनाया था। मेरा टाइम टेबल क्या था, जब भी मुझे समय मिलता है, मतलब अगर मुझे 18 घंटे पूरे दिन में समय मिल गया तो मैंने 18 घंटे पढ़ाई करी। जिस दिन मुझे 10 घंटे का समय मिल गया तो 10 घंटे पढ़ाई करी। जिस दिन 5 घंटे का समय मिल गया उस दिन 5 घंटे की पढ़ाई करी। लेकिन इसमें कंप्लेंट नहीं करी कि मुझे 10 घंटे रोज़ पढ़ना है या 12 घंटे रोज ना। तो टाइम टेबल आप अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो, जो भी आपको लगता है। लेकिन सबसे बेस्ट ये है कि 2 महीने इतनी सीरियस प्रिपरेशन होनी चाहिए कि वो 6 महीने प्रिपेयर करने वाला ना बच्चा, वो भी आपके सामने कमज़ोर साबित हो। ठीक है, तो सीरियस प्रिपरेशन के साथ 2 महीने भी इनफ है 6 महीने के कंपैरेटिव। सेकंड थिंग आप क्या करो कि देखो उस टीचर के कनेक्शन में ज़रूर रहो जिस टीचर ने DSSB में सिलेक्शन निकाला हो, क्योंकि अगर आप उस टीचर के कनेक्शन में रहते हो तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको बताएगा टाइम टू टाइम कि जिससे आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। क्योंकि मेरे को काफ़ी हेल्प किया इस बात ने, और मैं ये मानता हूँ कि अगर शायद ये चीज़ें नहीं हुई होती तो शायद मेरा सिलेक्शन DSSB में नहीं हो पाता। तो एक टीचर के कनेक्शन में ज़रूर रहो जो DSSB ऑलरेडी सिलेक्शन निकाल चुका है। एंड एक फाइनली मैं ये भी बात कहना चाहूँगा कि प्रैक्टिस ज़रूर करो, एक सब्जेक्ट वाइज भी करो, मतलब हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्रैक्टिस भी करो एंड फुल पेपर की भी करो, दोनों करो। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे सिर्फ सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करते हैं, फुल पेपर की नहीं करते, और कई बार ऐसा होता है कि फुल पेपर की कर लेते हैं, सब्जेक्ट की नहीं करते। लेकिन आपको दोनों करनी है, ठीक है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो भी आप प्रिपेयर करते हो, जितना भी कंटेंट है, जितनी भी लर्निंग करते हो, वो सिर्फ 20% है। मतलब सिलेबस कंप्लीशन मेरे हिसाब से 20% है, और 80% जो आपकी मेहनत है ना, जो सिलेक्शन करा सकती है, वो प्रैक्टिस है। क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपके डाउट्स क्लियर होंगे, प्रैक्टिस से ही आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस डील करने का मौका मिलेगा, प्रैक्टिस से ही स्पीड मेंटेन होगी, प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा। ये समझ लो, सिलेक्शन ही प्रैक्टिस से होगा। तो इसलिए सिलेबस पर और फोकस कम करते हुए प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करना, बस मैं यही कहूँगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि लेस इज़ मोर, मतलब अंबार इकट्ठा मत कर लेना अपने पास। क्योंकि मैं शुरुआती दौर में जब एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करता था, बहुत कुछ खरीद लेता था, बहुत सारी बुक्स मैं अपने पास ले आता था। मैं सोचता था एक एक क्वेश्चन भी सबसे आएगा तो 100 मार्क्स का अगर पेपर है तो 100 क्वेश्चंस के लिए 100 बुक्स खरीद लूँगा। लेकिन मैं गलत था। लेस इज़ मोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, ठीक है। तो अपना कंटेंट जितना हो सकता है, और जो भी कंटेंट आपके पास इकट्ठा है ना, उसको शॉर्ट करते जाओ, और एग्ज़ाम तक है ना शॉर्टेस्ट बना दो उसको, तब आपको बहुत अच्छे तरीके से आपके सिलेक्शन में ये हेल्प कर पाएंगे। बस यही कहना चाहूँगा कि अब बारी आपकी है, अब अपना सिलेक्शन निकालना है अब आपको, ठीक है। किसी भी हालत में अपना एग्ज़ाम फोड़ दो, मतलब ऐसा कर दो कि सिलेक्शन हर हाल में हो के ही आपको दम लेना, ठीक है। पीछे हटना ही नहीं है 1% भी। बाकी रही बात मेरी, मैं हमेशा आपके एग्ज़ाम तक आपके साथ खड़ा रहूँगा। किसी भी आपकी समस्या अगर आती है तो मेरे साथ ज़रूर कनेक्ट करना, और मैं आपकी सपोर्ट बनकर एग्ज़ाम तक आपको हर चीज़ गाइड करता रहूँगा, अपनी वीडियोस के थ्रू, अपनी क्लासेस के थ्रू। और टेलीफोनिकली अगर आप चाहते हैं तो 9310218363 नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कॉल करके भी आप जो भी हेल्प लेना चाहें ज़रूर हेल्प ले सकते हैं। बस इस साल, मतलब 2025 की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अब अपकमिंग 2025 के अंदर ही आपको जॉब मिलेगी। आपकी जॉब आपके हाथ में होनी चाहिए। जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो भी चीज़ की ज़रूरत है, मैं आपको टाइमली बताता रहूँगा। आप बस उसको एज इट इज़ फॉलो करते जाना, और मेरी पूरी बेस्ट विशेज़ है आपके साथ कि आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। बस नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव थॉट से दूर रहना, अपने आप को हमेशा कॉन्फिडेंस में लाने की कोशिश करना। और देखो, कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप पूरे दिन के शेड्यूल में अच्छे से प्रिपरेशन करते हो, ठीक है। तो मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ और अपनी चीज़ों के बारे में बताने के लिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।